आज का टॉपिक है सदिश क्षेत्र का अभिवाय एवं सदिश क्षेत्र का पृष्ठ समाकलन। फ्लक्स ऑफ ए वेक्टर फील्ड एंड सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर फील्ड। सदिश क्षेत्र का अभिवाय समझने के लिए हम क्या करते हैं, क्षैतिज धरातल पर नदी के पानी के प्रवाह पर विचार करते हैं। माना नदी में पानी का वेग क्या है, v वेक्टर से गति कर रहा है, ये मान लिया, और इसमें क्षेत्रफल a का एक आयताकार फ्रेम लटका देते हैं। ठीक है, और फ्रेम से ये इस तरह से ये पानी अगर बह रहा है, आयताकार फ्रेम इधर ये v वेग से, और इसका जो क्षेत्रफल है वो a मान लिया, और ये इस तरह से अगर इसके लंबवत दिशा ये होगी क्षेत्रफल की, तो a वेक्टर इधर हो जाएगा, v उधर हो गया, दोनों के बीच में कोण कितना हो गया, थीटा। तो फ्रेम के क्षेत्रफल a के अतिरिक्त पानी के प्रवाह की दिशा के सापेक्ष फ्रेम की अभिविन्यास या झुकाव पर भी निर्भर करेगा। यदि फ्रेम पानी के प्रवाह की दिशा के तल में स्थित है तो पानी फ्रेम में से होकर नहीं गुजरता, अर्थात थीटा इजिकल टू 90 डिग्री होगा। अगर पानी यूँ जा रहा है और आपने फ्रेम को यूँ रख दिया तो पानी इसमें से सीधा इसके समांतर निकल जाएगा, इस फ्रेम में से नहीं निकलेगा। ठीक है, लंबवत अगर आप रखेंगे इसको, थीटा इजिकल टू, अभी यहाँ पे देखा जाए तो इसका पानी इस पृष्ठ के लंबवत है, थीटा इधर है पृष्ठ के लंबवत, और ये v इधर है। तो थीटा एक तरह से हम कह सकते हैं 90 डिग्री पर जो पानी का प्रवाह है वो इसमें से नहीं होगा, तो क्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ पानी के वेग v तथा फ्रेम के क्षेत्रफल सदिश a के मध्य कोण थीटा है। इसी प्रकार यदि फ्रेम पानी के प्रवाह की दिशा के लंबवत स्थित है तो फ्रेम से पानी सबसे ज़्यादा निकलेगा, दर अधिकतम होगी और थीटा तब जीरो होगा, और पानी का फ्लक्स क्या हो जाएगा, क्यू v इंटू ए हो जाएगा। तो फ्रेम के अन्य झुकाव के लिए निर्गत पानी की दर, इसका मतलब क्या करती है, उसके घटक जो है कोस थीटा उस पर निर्भर करती है। कोस थीटा का अधिकतम मान अपन जानते हैं 1 होता है, और वो कब होता है, थीटा जीरो होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी प्रूव हो रहा है। तो फ्रेम से गुजरने वाली पानी की दर या फ्लक्स क्या हो जाएगी, क्यू इजिकल टू वी ए कोस थीटा। क्यू इजिकल टू जीरो है, ये यहाँ पे चित्र में बता रखा है। जब ये फ्रेम क्या है, इसके बिल्कुल यहाँ पे ये ए की दिशा है, ये वी की, जब थीटा 90 डिग्री है। और अधिकतम कब है, जब ये इसी दिशा में आप यानी इसको यूँ रख दिया तो वी की ए की दिशा इधर हो गई और वी की भी इधर हो गई, तो थीटा जीरो हो गया, तब ये अधिकतम होगा। और किसी कोण थीटा पर आप टिल्ट कर रखा है तो ये उस दोनों के मध्य में होगा। तो फ्लक्स को हम लिख सकते हैं v और a के अदिश गुणनफल के बराबर, v डॉट ए, वी कोस थीटा होगा। तो फ्लक्स की उपरोक्त परिभाषा को ऐसे सदिश क्षेत्रों के लिए प्रयुक्त कर सकते हैं जिनको बल रेखाओं द्वारा निरूपित किया जा सकता है। इस प्रकार के सदिश क्षेत्र के रूप में विद्युत क्षेत्र पर विचार करें। तो विद्युत क्षेत्र में स्थित क्षेत्र अल्पांश ले लें आप, डी ए से निर्गत विद्युत फ्लक्स को हम क्या लिख सकते हैं, ए डॉट डी ए लिख सकते हैं। यह क्षेत्रफल अल्पांश विद्युत क्षेत्र, यहाँ पे क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त कर रहा है। क्योंकि विद्युत क्षेत्र को बल रेखाओं द्वारा निरूपित किया जा सकता है, इसलिए विद्युत फ्लक्स दिए गए पृष्ठ को से निर्गत बल रेखाओं की संख्याओं को व्यक्त करेगा, और बल रेखाओं की दिशा के लंबवत स्थित क्षेत्रफल से प्रति एकांक क्षेत्रफल निर्गत बल रेखाओं की संख्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त करेगी। यदि एक पृष्ठ S किसी सदिश क्षेत्र A में स्थित है तो संपूर्ण पृष्ठ को असंख्य अल्पांशों में बांटा जा सकता है, और संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स इन लघु अल्पांशों से निर्गत फ्लक्स के योग के बराबर होगा। यदि अल्पांशों का क्षेत्रफल अत्यल्प है तो योग समेशन को समाकलन से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। तो ये यहाँ पे हमारे पास था, जिस तरह से हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इनके टुकड़ा कर दें छोटे छोटे, तो उन सब से निकलने वाले फ्लक्स के योग के बराबर होगा। और उस सब अगर डी ए टेंस टू जीरो है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये पृष्ठीय समाकलन कहलाता है।
तो उपरोक्त समाकलन को सदिश क्षेत्र ए का पृष्ठीय समाकलन कहते हैं और वो ही सदिश फ्लक्स के बराबर होता है, जिसको हम फाई से लिखते हैं। तो सदिश फ्लक्स का सूत्र हो जाएगा हमारे पास उस सदिश क्षेत्र के पृष्ठीय समाकलन के बराबर। ये इसकी परिभाषा है। एग्जाम में ये 3 नंबर का भी आता है और 1.5 नंबर का भी आता है। 1.5 नंबर का आता है तो केवल आपको ऊपर ये परिभाषा तक लिखना है, और 3 नंबर का आता है तो आपको ये सूत्र फ्लक्स का डिराइव करना है।